जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या भारत एक ऐसे डेमोग्राफिक टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया है जहां आबादी का बदलता पैटर्न सिर्फ एक सोशल इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस को भारत के और जो वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हैं और इस मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी के गठन की बात करते हैं, तो सवाल सिर्फ जनसंख्या का नहीं रहता, सवाल देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य की नीति का हो जाता है। अमित शाह के मुताबिक अवैध जो घुसपैठ और अन्य जो असामान्य कारण है, उनसे होने वाले डेमोग्राफिक चेंजेस का प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक जो संरचना है और साथ ही जो जनजातीय समुदाय हैं उनके जो संरक्षण है उन तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या वाकई भारत के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफिक पैटर्न इतनी तेजी से बदल रहा है कि सरकार को हाई लेवल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ गई है, या फिर ये मुद्दा आने वाले सालों के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल और पॉलिसी डिबेट बनने वाला है? तो समझेंगे इस मुद्दे को कि आखिर क्यों इस मुद्दे के लेकर जो सरकार है वो इतनी ज्यादा जागरूक और इतनी मुस्तैदी से काम करती नजर आ रही है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले सवाल ये कि आखिर अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस से सरकार का क्या मतलब है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी जो एक्स पोस्ट है उसके अंदर लिखा है। काफी विस्तार से उन्होंने इस पे बात कही है और हाई लेवल जो मीटिंग है उसके सॉरी कमेटी उसके गठन की बात बताई है। देखिए, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज अगर किसी एरिया में होता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, घुसपैठिए जो हैं वहां से निकल के हमारे एरिया में आके बस रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वॉरफेयर किया जाए तो उनको लॉजिस्टिक, हमारे जो एनिमीज है उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाए, और भारत का वो जो हिस्सा है उधर वो बोल देंगे कि हम उस एनिमी देश के साथ खड़े हैं। और जनरली ऐसे होता है, युद्ध के समय अगर वॉर कुछ छड़ जाता है और वहां पर डेमोग्राफी चेंजेस हो जाती है और घुसपैठिए आके उस एरिया में बस जाते हैं, वॉर के समय वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। ये एक सीरियस, आपको बताता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। और इसी के लिए आज एक हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन किया है। इसके अंदर जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर भी है और उनके अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए कि जब से बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी की सरकार आई है, सबसे पहले उनके पीए की हत्या कर दी गई थी, चंद्रकांत जी की, आपको सबको याद होगा। उसके बाद समझ जाना चाहिए कि उनको एक मैसेज भेजा गया, जब आपके पीए के पास हम पहुंच सकते हैं तो हम आपके ऊपर भी एक तरह से कोई भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश के अंदर जब रिपोर्ट्स आई थी कि बहुत सारे जो आईएसआई और एलईटी एजेंट्स हैं उनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने भेजा है उधर, और वहां पर जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। ऊपर से इस बार बांग्लादेश ने अपने जो ऑफिशियल्स है उनकी ट्रेनिंग होती थी मसूरी, अभी वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि बॉर्डर के थ्रू अभी जो नया जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो फिदाइन भेजना चाहता है, और फिदाइन भेज के भारत के अंदर एक तरह से आप बता रहा हूं कि वहां पर जो दिल्ली जैसा जो कांड है वैसा करने का उनका पूरा मंसूबा उन्होंने बना लिया है। और अमित शाह जी आज राजस्थान में थे और राजस्थान में बैठ के उन्होंने इसकी घोषणा की है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात ये आप ये देखिए कि अमित शाह जी राजस्थान हो या त्रिपुरा हो या बंगाल हो, सब जगह बॉर्डर एरियाज पे जा रहे हैं। वो बीएसएफ से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो उनको पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या मदद चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो ये एक सीरियस सिक्योरिटी इश्यू हो चुका है, हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर रहा है। दिस इज द रीजन, आज आप ये देखिए कि जब से अनाउंस किया है बंगाल सरकार ने कि डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, उसके बाद रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है।
मैंने हमेशा बात को बोला था, एसआईआर से ये चालू हुआ था और उस समय जो ममता दीदी है उन्होंने बोल दिया था कि आपको किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, सबकी मैं रक्षा करूंगी। अब जो ममता के सपोर्टर्स है वापस बांग्लादेश जा रहे हैं और उनको भी समझ में आ गया कि उनका फ्यूचर इधर नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि जो पहले होता था कि जब बीएसएफ अगर किसी घुसपैठियों को पहले पकड़ लिया जाता था तो भारत के कोर्ट में उसको को भारतीय कोर्ट में उसको एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता था। अब डायरेक्टली उसको बीएसएफ के पास उसको हैंडओवर किया जाता है और बीएसएफ जो है बीजीबी से बात करती है और उनको वापस भेज देती है। सबसे बड़ी बात है भारत के अंदर फेंसिंग भी हो रही है। फेंसिंग होने से आप ये देखिए कि जो इलीगल इमिग्रेशन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके कारण जो है लोग वापस जाते जा रहे हैं और भारत ने तो अभी बोल भी दिया है कि हम होल्डिंग सेंटर्स जो है वो चालू करने वाले हैं बंगाल के अंदर। ये ऑलरेडी आसाम त्रिपुरा में चालू हो चुका है और ये बंगाल के अंदर जब से उन्होंने बोला है शुभेंदु अधिकारी ने, तब से आप देखिए कि वहां पर रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया और अभी रिपोर्ट ये आ रही है कि नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों की संख्या में लोग वापस जा रहे हैं। बट अंबर जी सबसे बड़ी बात यह है कि आज शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम इनको खाना पानी क्यों दें, इनको को वार्निंग दे दिया आप वापस जाइए। और ये जो इतने सारे मेजर्स हैं इससे समझ में आ जाता है कि हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है वो बहुत वल्नरेबल है। अभी उमेश जी, इस चीज से मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी कि क्या बॉर्डर स्टेट्स और जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बदलते जो पॉपुलेशन का जो ये पैटर्न है, क्या उसका असर जो चुनावी राजनीति है उस पर भी पड़ रहा है? डेफिनेटली पड़ रहा है अंबर जी। जहां तक रिपोर्ट्स आई है आसाम के जो ट्राइबल एरियाज के अंदर ये जो घुसपैठिए आते हैं वहां की विमेन को कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पर इनके उनके लैंड पे कब्जा कर लेते हैं और उनकी संस्कृति भी अरेज कर देते हैं। इट इज अ सिविलाइजेशनल जेनोसाइड। आप सोचिए, ये एक तरह से बहुत बड़ा कदम होगा। एंटायर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत फर्क आने वाला है। भारत के अंदर जो जितने भी ट्राइबल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है उनकी जो एथनिक उनकी जो कल्चर्स है वो भी सेव होने वाली है। त्रिपुरा देखिए, मिजोरम देखिए, अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये सारे जो स्टेट्स, नागालैंड, मणिपुर, इन सबको फर्क पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी जो है अभी जून 5 को वो त्रिपुरा जाने वाले हैं और 15 तारीख से पहले वापस वो बंगाल आएंगे और वहां पर भी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे। अभी क्या होता है, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क था और इस नेटवर्क के अंदर बताया जाता था कि नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट और साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट के पास वहां से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन चलता था। वहां पर लोगों को बोट्स में लेके आते थे, कैटल स्मगलिंग चलती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती थी, नारकोटिक्स की स्मगलिंग चलती थी, इलीगल वेपन्स की सेल्स होती थी, सारे इलीगल काम होते थे। और ये एक फेमस जैसे बताते हैं डायमंड हार्बर मॉडल है जो अभिषेक बनर्जी का था। कल ऐसी स्थिति आ गई थी कि अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उनको शायद अरेस्ट भी किया जा सकता है। बंगाल के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं अंबर जी। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी क्या जो भारत के रिसोर्सेज हैं, जॉब्स और जो वेलफेयर सिस्टम है, क्या उस पर भी इसका लंबा असर या प्रभाव हम देख सकते हैं या अभी भी पड़ रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि 1971 के दौरान 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर एंटर हुए हैं और उसके बाद कंटिन्यूअसली ये लोग अंदर आते ही जा रहे हैं 55 साल से। तो अभी इनकी संख्या कितनी है, अनुमानित संख्या बता रहे हैं अराउंड 5 से 6 करोड़ है। कितने लोग यहाँ पर एक तरह से शिक्षा ले रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट ले रहे होंगे, कोई विधायक बन चुका होगा, कोई एमपी बन चुका होगा, कोई आईएफएस ऑफिसर बन चुका होगा। उन सब की एक तरह से मेरा ये मानना है कि रिवर्स इनका एक तरह से डीएनए निकालने की जरूरत है। इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन इलीगल बांग्लादेशी है जो भारत में रह के लेकिन उमेश इतने इतने दिनों बाद आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? कैसे और किस मैकेनिज्म से ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन वेस्ट बंगाल से है या कौन ईस्ट पाकिस्तान से है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर हुआ था। एसआईआर के अंदर बहुत सारे टफ प्रश्न पूछे गए।
उसी के अंदर आप देखिए बंगाल के अंदर 90 लाख 90 से 70 से जी 90 लाख 92, लोगों। हाँ 92 लाख से ऊपर ही थे, 92 लाख के आसपास। हाँ, तो वोटर्स कट चुके थे। अब पॉसिबली ऐसा है कि बहुत लोगों का इंतकाल हो चुका होगा, पर बहुत सारे इलीगल भी आए होंगे, ये वापस जा रहे हैं। बस उससे पहले भी आपको सेंसस निकालना पड़ सकता है। सेंसस की गणना जब होती है तो वो जो सेंसस की गणना है वो चलती है, बहुत पहले से चलती है। आपको भी मालूम होगा कि हर 10 साल में होती थी। तो इससे कोई देखिए रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो रहेगा। अगर आप भारत के निवासी रहोगे, आपके दादा होंगे, आपके परदादा होंगे, आपके ननिहाल साइड में कुछ ना कुछ तो लिंक निकलेगा। अब क्या हो रहा है, भारत के अंदर सेंसस, इस बार सेंसस चल रहा है और सेंसस बिल्कुल हो के रहा है अंदर दिल्ली भी में भी हो रहा है। बहुत बहुत बड़ा एक तरह से आपकी सारी चीजें पूछी जा रही है और इसके द्वारा ये जो डेटा है इसको फीड किया जाएगा कंप्यूटर में। एआई का यूज होगा, फॉरेंसिक ऑडिटिंग हो सकती है और एक तरह से जो एआई है वो लूप होल्स को निकाल सकता है। अच्छा उमेश जी, जो हाई लेवल मीटिंग का सॉरी कमेटी का गठन हुआ है, क्या ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करेगी या फिर जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस है वो भी उस कमेटी की तरफ से आएंगे? अंबर जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस जो पैनल जो अभी गठित हुआ है उसको एक रिटायर्ड जज है, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, वो हेड कर रहे हैं। इसके अंदर है ना एक सेंसस कमिश्नर भी है और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर दुर्गा शंकर मिश्रा जी भी है। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट है डॉक्टर शामिका रवि। और सबसे बड़ी बात है कि जॉइंट सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है वो इसके मेंबर सेक्रेटरी इसके अंदर रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा डाइवर्स पैनल है। इसमें क्या होगा कि पॉसिबली अगर कोई लीगल जो लोग अगर कोई पॉसिबल लीगल सूट आता है इस ऐसे कोई कमिटी के अगेंस्ट, तो ये जो इनका जो एक्सपर्ट पैनल है वो ऑलरेडी अपनी जांच करके सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और इससे जो भी एक लीगल भारत के अंदर जो एक बहुत बड़ा लुटियन गैंग है उसकी जो वो पॉसिबली इस जो प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्राइवेसी के लिए प्राइवेसी का मुद्दा बनाकर ये इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को एक तरह से तवज्जो नहीं देने के लिए काम कर सकता है, उसके अगेंस्ट किया जा रहा है। इसका जो कॉम्पोजिशन है बहुत ही बढ़िया है और अमित शाह जी ने बहुत ही सोच समझकर ये एक तरह से ऐलान किया है। जी बिल्कुल, लेकिन उमेश जी एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो भारत है अगले कुछ जो दशक हैं उसमें एक डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरेगा जिसका असर जो है वो हर एक नागरिक पर पड़ने वाला है? देखिए, अभी जो भारत के अंदर जो डेमोग्राफी है 67% हमारी जो पॉपुलेशन है 35 ईयर्स के नीचे है और हमारी जो अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 1.9 या 2 है, जो तकरीबन ठीक है। मेरा ये मानना है कि आगे जाके अगर ऐसा ही माइग्रेशन अगर होता रहा, देश के अंदर कानून व्यवस्था एक तरह से खत्म हो सकती है, दंगे हो सकते हैं और हमारे जो वेलफेयर रिसोर्सेस है जो हमारी पॉपुलेशन को मिलना चाहिए ना मिलके इन लोगों को ले जाएगा। तो मेरा ये मानना है ये जो बांग्लादेशी है, कंगलादेशी है, भिखारिस्तान के लोग हैं, इनको लात मार के भेजना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमें मालूम पड़ा कितने सारे पाकिस्तानी भारत के अंदर 30-30 40-40 साल से रह रहे थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया। किसको मालूम ये एक पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क का एक तरह से जाल फैला के बैठे थे। भारत का वो जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर हमें ये भी मालूम पड़ा कि 500 रुपए के लिए लोग आर्मी के मूवमेंट्स के बारे में बता रहे थे आईएसआई को। चाइनीज जो कैमरास है उसको जो भारत के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं उसको पाकिस्तान आईएसआई ट्रैक कर रहा था। तो ये बहुत सारे सुरक्षा कारण है जिसके अंतर्गत मेरा ये मानना है कि ये जो मेजर जो है जिसके कारण रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है और भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है और इसके रिजल्ट्स हम देखते जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल का चुनाव जीतना, केंद्र सरकार ने एक जिस हिसाब से अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उनको लैंड मिल गया है। फिर आप ये देखिए कि बहुत सारे जो नेशनल हाईवे है जिनको रोक दिया था वहां पर वो प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं।
एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, फेंसिंग चालू हो जाएगा, तो इससे नॉर्थ ईस्ट और हमारे बॉर्डर जो है सिक्योर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो बांग्लादेशी है, जो अभी नए नए आए हैं, वो इमीडिएटली भाग रहे हैं, पर बहुत सारे जो 25-30 साल से इधर रह रहे हैं, वो यहाँ की कोर्ट में केस डालेंगे, यहाँ पर कंटेस्ट करेंगे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप इनके लिए विधवा विलाप करने वाले हैं। अल जजीरा जैसे जो जो न्यूज चैनल्स है, वो इसका इश्यू बनाने वाले हैं। पाकिस्तान, आईएसआई, सीसीपी और टर्की और अमेरिका के जितने भी मानव अधिकार ग्रुप है, वो सब इसके ऊपर रोने वाले हैं कि भारत में बंगाली मुस्लिम्स के ऊपर एक तरह से बीजेपी सरकार वहां पर इनको प्रताड़ित कर रही है। ये सारा विधवा विलाप चालू होने वाला है। सबसे बड़ी बात देखिए, मार्गो रूबियो जब आए भारत के अंदर, सबसे पहले वो कलकत्ता उतरे और फिर वो बाद में जयपुर भी गए थे। तो आपको ये डॉट्स क्रिएट करने की जरूरत है, कलेक्ट करने की जरूरत है कि उनको जयपुर क्यों जाना पड़ा, उनको कलकत्ता में क्यों उतरना पड़ा। तो ये एक तरह से उनके जो हैंडलर्स है, उनको मैसेज, या तो उनके हैंडलर्स ने मैसेज भेज दिया होगा कि भैया आपने जो पैसे भेजे हमने हजम कर लिए, काम नहीं कर पाएंगे। ये मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, और काफी ज्यादा इसमें मतलब बड़े सवाल खड़े हुए, हालांकि वो मिशनरी और सारी चीजें वहां पे जिस तरह से एक्टिवेट हो रही हैं, और ममता दीदी भी मार्को रूबियो से मिले हैं, और सारी चीजें हैं। लेकिन डेमोग्राफी की जब बात करते हैं, तो जो डेमोग्राफी है वो सिर्फ नंबर का खेल नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की डेमोग्राफिक रियलिटी जो है वो बदलती है, तो उसका असर राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन सब पर पड़ता है। अमित शाह की जो ये घोषणा है, इस घोषणा से एक बात तो बड़ी जो है वो क्लियर हो जाती है, और एक बड़ी डिबेट को इससे जन्म दिया है। क्या भारत जो है वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उसको लेकर सतर्क होने की जरूरत है, या फिर हम ये कहें कि इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है? इसका जवाब आने वाले समय में है इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट ही बता सकती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब देश के गृह मंत्री या फिर गृह मंत्रालय की जो डेमोग्राफिक चेंजेस को नेशनल सिक्योरिटी, लॉ और ऑर्डर और जो सोशल स्टेबिलिटी से जोड़ता है, तो मुद्दे को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब पूरे देश की जो नजर है इस कमेटी पर होगी। क्या इसकी रिपोर्ट भारत के लिए नए पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो रास्ता है वो तय करेगी, या फिर इलीगल इमिग्रेशन और जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है उस पर बड़े फैसले लिए जाएंगे, या फिर ये मुद्दा भारत की सबसे गर्म सियासी जो बहस है वो बंद कर रह जाएगा? क्योंकि सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सवाल भारत के अगले 20 से 25 या फिर 50 कहना चाहिए, 50 सालों का है। क्योंकि शायद इसीलिए जो सरकार है उसने इसे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।